हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैकेनिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 4 में पार्ट 3 वीडियो है। ये लेक्चर नंबर 3 है। इंपॉर्टेंट टर्म की बात करेंगे। यहाँ से दो दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। एक ट्यूब सेमेस्टर एग्जाम में दो दो मार्क्स के। आज जो मैं लेक्चर लेने जा रहा हूँ, मोस्टली क्वेश्चन चांसेस है कि दो दो मार्क्स से कुछ पूछे जाएँ। ठीक है, तो कुछ टर्म हैं इंपॉर्टेंट टर्म जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिफिनीशन लिखना है आपको, थोड़े छोटे छोटे न्यूमेरिकल लिखना है, या क्वेश्चन मतलब छोटे छोटे फार्मूले बेस पे क्वेश्चन है। तो यहाँ से जो चीज़ें पूछी जाती हैं मैं आज इसको कवर करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो पहली डिफिनीशन है अपने पास, क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये टर्म 2 नंबर में हो सकता है, पूछा गया है एक दो बार। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको थीटा से डिनोट करते हैं। किससे? थीटा से डिनोट करते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन रोटेशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी आपके। वेक्टर क्वांटिटी है। कहता क्या है? डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन रोटेशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब कहने का कि जैसे अपने पास कोई एक ये बॉडी है, ठीक है, एक ये ओरिजिन पॉइंट ए है। अगर हम कोई भी पार्टिकल्स को ऐसे, ये पार्टिकल कुछ देर यहाँ पे था, कुछ टाइम के बाद यहाँ पहुँच गया, फिर कुछ टाइम के बाद यहाँ पहुँच गया, फिर कुछ टाइम के बाद यहाँ, इसका मतलब ये जो पार्टिकल का मूवमेंट है ये लीनियर मोशन है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर वही पार्टिकल ए से, ये ओ से ए पॉइंट है, ये पार्टिकल ए पॉइंट पर था, कुछ टाइम के बाद ये पार्टिकल बी पॉइंट पर पहुंच गया, लेकिन अब की बार मेजरमेंट कहाँ से कर रहे हैं? ओ से। इसका मतलब इसने थीटा एंगल पर क्या किया? डिस्प्लेसमेंट किया। थीटा एंगल मूव कर गया इधर से, कहाँ से? ए से बी पॉइंट पर। अगर ये बी से सी पॉइंट पर मूव कर जाए, बी से सी पॉइंट पर मूव कर जाए, अब भी अगर मैं मान लेता हूँ ये अल्फा एंगल है, तो टोटल आपने कहा कि ये θ1 घूम गया। इसका मतलब इसे क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। इसकी यूनिट क्या होती है? मेजरमेंट इसमें, इसको किस में करते हैं? रेडियन में करते हैं। ध्यान रखना इस बात को, इसको रेडियन में मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये था अपने पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दूसरा टर्म है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, इसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है। इसकी डिफिनीशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो ध्यान से, क्या करा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से नोट किया। इसका मतलब क्या है कि अगर ये एंगुलर डी थीटा क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसको कह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ अगर क्या कर दें, इसको टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दें, तो ये जो हमारे निकल के आता है ये हमें क्या कहलाएगा? एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है, कहीं कहीं इसको VYR भी लिखते हैं, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, ये भी कौन सी? वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब है? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये है जिसमें आपको क्या डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का रिप्रेजेंटेशन हो, उसे क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट तो हो गया रेडियन, लेकिन इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड। क्यों? क्योंकि ये थीटा है, एंगल हो गया, तो एंगल को रेडियन मेजरमेंट करेंगे, और ये टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट है, तो क्या? रेडियन पर सेकंड हो गया। अब हम अगला टर्म पढ़ेंगे, कौन सा? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से नोट करते हैं, ध्यान रखना इसको, अल्फा से नोट करते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या कहती है? रेट ऑफ, दिख रहा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी
रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान देना, ये तीनों जो भी हमने चीजें टर्म बताया, अभी 3 टर्म बताया मैंने बताया, ये तीसरा टर्म चल रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसको क्या कह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम एंगुलर वेलोसिटी जो अभी हमने निकाला, क्या निकाला था, डी थीटा अपॉन डी टी निकाला था ना, डी थीटा अपॉन डी टी निकाला था, यही निकाला था ना एंगुलर वेलोसिटी। तो कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फिर से इसको क्या कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा। यही तो बात कह रहा है। तो इसका मतलब अल्फा को हम डी ओमेगा अपॉन डी टी लिख सकते हैं क्या, यानी कि जो भी हमारे पास क्या है, जो भी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है उसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर इंटीग्रेट कर दें, वो डिफ्रेंशिएट कर दें, तो क्या मिलेगा हमको, हमें मिलेगा एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। इसका मतलब हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इसको लिख सकते हैं अल्फा बराबर क्या हो सकता है, ये डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, ये अल्फा इजिकल टू, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, अब ये d2 स्क्वायर है, d2 थीटा है, तो इसका मतलब रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। अगर देखो तीनों टर्म एक दूसरे के क्या है, को रिलेट है, इसलिए उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होंगी। 2-2 नंबर में क्वेश्चन छोटी छोटी है, पूछी जा सकती हैं। देखो अगला टर्म क्या है अपने पास, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, तो द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड टाइम, द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स and time is known as impulse। ये सब हालांकि फिजिक्स के टर्म है 12th वाले। तो इम्पल्स को आई से डिनोट करते हैं, आई बराबर हमने क्या कहा, एफ इंटू टी, फोर्स इंटू टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। यही छोटी छोटी चीजें लिखना है, 2 नंबर में केवल इतना ही लिखना है। ज्यादा कहानी लिखने का प्रयास करोगे तो टाइम भी जाएगा, प्लस उतने मार्क्स 2 से 4 तो मिल नहीं जाएंगे। अगर पूर्णांक 2 का है तो 2 ही तो मिलेगा। तो मोमेंटम क्या है, मोमेंटम की परिभाषा देख लो, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज नोन एज मोमेंटम। मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं। P बराबर क्या हो गया अपने पास, m इंटू वी, ये हो गया मोमेंटम। अब हम फाइंड आउट करेंगे इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या होता है, यहां से जानेंगे इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। ध्यान से समझना इसको, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के बारे में एनालिसिस करेंगे। ये क्या कहता है, इम्पल्स बराबर अभी आपने पढ़ा चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। यानी कि इम्पल्स को डिफिनिशन हमको इक्वेशन निकालना है, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। तो इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम में इक्वेशन निकालना है, चेंज इन मोमेंटम में इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो हमने कहा कि एफ बराबर क्या होता है, फार्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन को हमने पीछे डिफाइंड किया था, अगर वीडियो ना देखे जाके देख लेना। एक्सेलरेशन ए बराबर होता है v बाई टी, यानी कि डिफरेंशिएट ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर इसको इधर से थोड़ा मॉडिफाई और कर दें तो यहाँ से एफ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू डी वी अपॉन डी टी लिख सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दी, इधर डी टी को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो एफ इंटू डी टी बराबर हो जाएगा मास इंटू डी वी, ठीक है। अब इन दोनों को इंटीग्रेट कर दो, इन दोनों को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। यहाँ पे लिख देना वो चीज, इंटीग्रेट बोथ साइड। जब आप यहाँ से इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाओगे इंटीग्रेट करोगे, इसको विथ रिस्पेक्ट टू टी कर लो, इसको विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी कर लो। तो जब यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो टाइम, मतलब कि ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करोगे तो टाइम में वेरिएशन होता है, एक टाइम इनिशियल ले लो, एक टाइम फाइनल ले लो। तो यहाँ से t1 लिमिट पुट कर देते हैं, t1 से t2। अब यहाँ पे फोर्स को बाहर निकालो, किसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं dt का। इसी तरह हम यहाँ पे m को बाहर ले लेते हैं और वेलोसिटी का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिमिट लगा देते हैं, v1 से v2 हमको करना है dv। तो एक बात बताओ, हमें यहाँ से आगे कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, हमें फोर्स ऑफ
T2 माइनस T1 बराबर मोमेंटम ऑफ V2 माइनस V1। मतलब ये जो हमें इम्पल्स निकल के आया वो किसके बराबर निकल के आया? मोमेंटम के बराबर, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इम्पल्स जो हमको निकल के आया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एफ T2 माइनस T1 बराबर एम V2 माइनस V1। यही आपको क्या प्रूफ करना था। अगर आपसे कहे क्वेश्चन में कि प्रूफ करो कि इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन कौन सी होती है, तो यही आपकी इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन होती है। इस पर न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता, लेकिन ये चीज जरूर पूछा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वो चीज समझ में आ गई होगी, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है 2 नंबर में। ठीक है, तो अगला प्रिंसिपल है अपने पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। देखो, ये 5वें यूनिट में भी पढ़े हैं, 4थे यूनिट में भी पढ़ना है। दोनों मतलब यूनिट में ये चीज दिया है, तो मैं इस यूनिट में इसको कवर किए दे रहा हूँ। तो इसकी डिफिनेशन, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? इट स्टेट दैट, ये चीज लिखना है, 2 लाइन का है। इट स्टेट दैट द वर्क done, it state that the work done by the net force on a body is equal to the change in kinetic energy ऑफ दैट बॉडी। मतलब कहने का, जैसे मान लिया जैसे मान लिया कोई एक ये बॉडी है। ठीक है, कोई एक ये बॉडी है। अब इस बॉडी को आपको इस पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर ले जाना है, तो आप क्या करोगे? इस पर फोर्स लगाओगे। तो फोर्स जब लगाए तो फोर्स के रूप में आपने इस बॉडी को क्या दिया? एक तरह से एनर्जी दिया। तो ये बॉडी जब फोर्स आप लगा दिए, एफ की वैल्यू एफ के रूप में आपने फोर्स इसको दिया, तो ये बॉडी दूसरी जगह क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब दूसरी जगह चली जाएगी। तो ये बॉडी के अंदर जितनी आपने एनर्जी दिया, उस एनर्जी के माध्यम से बॉडी क्या हो गई? दूसरी जगह चली गई। मतलब इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी का कुछ और था, लेकिन फाइनल में काइनेटिक एनर्जी कुछ और हो गया। यही स्टेटमेंट कहता है, इट स्टेट दैट द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। मतलब आपने जो फोर्स दिया इस बॉडी को, वो किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया, और वो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो गई? ट्रांसलेट हो गई। मतलब फिर से समझो, एक ये अपने पास क्या है? मास है, मान लिया। ठीक है, इस पे इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी कुछ और रही होगी, ये इनिशियल हो गया। ठीक है, इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी कुछ और है। अब इनिशियल में वेलोसिटी इसकी u में मान लेता हूं। कुछ टाइम के बाद आपने जब इसमें फोर्स दिया एफ, तो ये काइनेटिक एनर्जी कुछ टाइम के बाद कुछ स्पेस ग्रहण किया और दूसरी जगह पे पहुंच गया। अब इसके पास वेलोसिटी v हो गई। ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, अब इसके पास, इसी मास के पास काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या होगा? फाइनल होगा। तो यही आपका स्टेटमेंट कह रहा है, यही हमने ये चीज लिखा है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो नेट वर्क डन, मैं यहां पे लिख रहा हूं नीचे, नेट वर्क डन W से डिनोट कर देते हैं। W बराबर आपने कहा काइनेटिक एनर्जी टोटल डेल्टा से, इसका मतलब इनिशियल फाइनल इसमें दोनों आ गए। मतलब काइनेटिक एनर्जी आप फाइनल को इनिशियल वाले से क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल वाले से घटा देते हैं। अब वर्क डन क्या होता है? आप बचपन से पढ़े आ रहे हो कि W बराबर एफ इंटू एस, पढ़ा है आपने? बिल्कुल पढ़ा है। तो वर्क डन जब ये होता है एफ इंटू एस, अब एफ बराबर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं एम इंटू ए। फोर्स को आपने क्या लिख दिया? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यस को देखो कैसे लिखेंगे। ये आपने पढ़ा है वी स्क्वायर मोशन के इक्वेशन, बी स्क्वायर बराबर यू, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ये इक्वेशन मैंने पढ़ा था ना, पीछे बताया था ये चीज। वी स्क्वायर
माइनस यू स्क्वायर, अरे मैं माइनस इधर ट्रांसफर कर लिया, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ये हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था। अगर यहाँ से हम ए की वैल्यू, यस की वैल्यू निकाल लें, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a लिख दें यस की जगह, तो इसका मतलब यस की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मास इंटू एक्सेलरेशन में यस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यस की जगह लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a लिख सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो a से a क्या हो जाएगा अपने पास, कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बचा क्या, तो W बराबर जो टोटल वर्क डन है वो बचा क्या, m इंटू वी स्क्वायर, यम का इधर मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यम 1/2, ये भी हो जाएगा m इंटू यू स्क्वायर, एक बार b के साथ एक बार u के साथ। तो एक बात बताओ, यही तो क्या है वर्क डन, यही तो किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है कि नहीं। हाफ एम बी स्क्वायर पढ़ते हो कि नहीं, तो इसमें भी हाफ एम बी स्क्वायर, इसमें हाफ एम बी स्क्वायर, इसमें हाफ एम यू स्क्वायर, इसका मतलब ये फाइनल एनर्जी है, ये इनिशियल एनर्जी है। तो यही हमारे पास वर्क डन क्या निकल के आ गया, ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर निकल के आ गया। डेल्टा का मतलब क्या है आप समझ गए होंगे, तो ये अपने पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही हो सकता है आपके पास वर्क एनर्जी कह दे क्वेश्चन में कि व्हाट राइट द शॉर्ट नोट इन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल एंड राउट डाउन द एक्सप्लेन, तो आपको ये चीज दिखाना पड़ेगा वहां पे। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। जहां अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो बिल्कुल कमेंट में मुझसे पूछ सकता है, एनी प्रॉब्लम। 2-2 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जितने बड़े क्वेश्चन यूनिट 4 से पूछे जाते थे मैं उसको ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ 2 पार्ट में। तो ये आज यूनिट 4 का तीसरा पार्ट चल रहा है। इसमें देखिए और क्या पूछा जा सकता है, एक टर्म मेरे हिसाब से और पूछा जा सकता है यूनिट 4 में, और इसको मैं नहीं बताया हूँ, बता देता हूँ यहाँ पे, ये छूटा जा रहा था। रेक्टिलीनियर मोशन, रेक्टिलीनियर मोशन, डिफरेंस बिटवीन कर्वीलीनियर। आपको डिफरेंस बताना है किसके किसके बीच में, रेक्टिलीनियर और कर्वीलीनियर के बीच में डिफरेंस बताना है। तो हमने बताया था पहले भी कि रेक्टिलीनियर का मतलब क्या होता है, रेक्टिलीनियर का मतलब होता है कि मोशन ऑफ ए बॉडी एलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। जब भी किसी बॉडी का मोशन एक एज ए स्ट्रेट लाइन के रूप में होता है, जैसे कोई बॉडी ये मूव कर रही है एज एक स्ट्रेट लाइन में, कुछ टाइम में यहाँ थी, फिर यहाँ पहुंच गई, फिर यहाँ पहुंच गई, फिर यहाँ पहुंच गई, पार्टिकल चलते चलते, मतलब उसके मोशन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एज स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो कह सकते हैं कि मोशन ऑफ ए बॉडी एलॉन्ग ए स्ट्रेट, ये पहला पॉइंट हो गया इसके लिए। अब इसमें वही चीज क्या लिखोगे, मोशन ऑफ ए बॉडी एलॉन्ग ए कर्व पाथ, ये हो गया कर्वीलीनियर मोशन। ठीक है, ये पहला डिफरेंस हो गया। आपको 2-3 पॉइंट लिखना है। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो, इट इज वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल मोशन। रेक्टिलीनियर मोशन क्या कहलाता है, वन डायमेंशनल कहलाता है, लेकिन कर्वीलीनियर क्या कहलाता है, मल्टी डायमेंशनल कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। इट इज एन मल्टी डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तीसरा पॉइंट और क्या लिख सकते हो इस पर, तीसरा पॉइंट मैं बताता हूं। तीसरा पॉइंट में क्या करना, जो रेक्टिलीनियर मोशन होता है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन के सारे टर्म लिख देना। कौन कौन से यार, इक्वेशन ऑफ मोशन वही ना, u प्लस ए टी, ये पहला गति के नियम जो मैंने पीछे बताया था। यस बराबर क्या पढ़ा था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या पढ़ा था, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसको भी आप लिख सकते हो ये तीसरे पॉइंट में। लेकिन कर्वीलीनियर में क्या लिखोगे, कर्वीलीनियर में यही टर्म हम पढ़ते हैं, ओमेगा से डिनोट किया जाता है। फाइनल वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट किया जाता है और इनिशियल वेलोसिटी को ओमेगा नॉट से डिनोट करते हैं। तो ओमेगा नॉट प्लस एटी। ठीक है, यहाँ पे अब की बार क्योंकि कर्वीलीनियर पोर्शन है, कर्वीलीनियर की बात हो रही है, मतलब पार्टिकल इस पॉइंट पे था स्टेट से, तो एंगल थीटा बना रहा था ना। अब की बार स्पेस के साथ नहीं है, तो एंगल थीटा है, तो थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो थीटा बराबर ओमेगा टी इंटू टी, वहीं पे लिख रहा हूँ मैं, ओमेगा टी इसको रिप्रेजेंट कर दिया हूँ, सिंबल अलग बस हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। हाफ ये हो जाएगा अल्फा टी स्क्वायर। फिर इसके बाद जो है एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। ठीक है,
ये क्वेश्चन डिफरेंस में आप आराम से लिख सकते हो। तो ये हो गया अपने पास तीसरा पॉइंट। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्विलिनियर मोशन, तो ये चीज आराम से आप रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आप समझ में आ गई होंगी। हमने क्या क्या बताया स्टार्टिंग से फिर से एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं आपको। हमने बताया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर हमने बताया एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, कैसे डिनोट करते हैं, क्या फार्मूला होता है, फिर हमने बताया एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, इसे अल्फा से डिनोट करते हैं, ये फार्मूला हो गया। इसके बाद हमने बताया इंपल्स क्या होता है, फिर हमने बताया मोमेंटम क्या होता है, इंपल्स पढ़ लिया, मोमेंटम पढ़ लिया, फिर इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आपको ये चीज दिखाना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ये भी इस चैप्टर में वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हो सकता है प्रूफ करने के लिए आ जाए, तो ये आपको लिखना क्या है, स्टेटमेंट लिखना है, इसके बाद प्रूफ करना है। तो ये चीज 4 लाइन लिख दोगे। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, कर्विलिनियर मोशन क्या है। तो यूनिट नंबर 4 यहाँ पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आई होगी। हम अगले वीडियो में यूनिट 5 के साथ मिलते हैं। ठीक है, ओके बाय, तब तक के लिए।